डिस्क्लेमर। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी मेरे दोबारा एडिटिंग और अनुवादित है और यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है और कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन करें। धन्यवाद। एपिसोड 41 टू 50 कक्षा में हंगामा। सबने आंखें सिकुड़ी जब सिद्धांत रॉय फर्श पर तड़प रहा था। उसकी चीखें हवा को चीर की थीं। उसने अपनी टूटी मरोड़ी उंगली को पकड़ रखा था, आंखें फटी की फटी, दर्द से भरी हुई। आह, मेरी उंगली, मेरी उंगली, सिद्धांत ने कराहा। कुछ डैश दूर बैठा जतिन भट्ट एक हल्की सी सहानुभूति महसूस कर रहा था। वह उस दर्द को बहुत अच्छे से जानता था। वह दूसरों की कल्पना से कहीं ज्यादा तीखा, गहरा था। यह ऐसा दर्द था जो न सिर्फ शरीर पर बल्कि दिमाग में भी निशान छोड़ता था। और यह कुछ ऐसा था जिसे वह फिर कभी अनुभव नहीं करना चाहता था। कमरा पूरी तरह खामोश हो गया। कुछ छात्र अपनी सीटों से उछलकर खड़े हो गए, सहज रूप से पीछे हटते हुए। उनकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। क्या आर्यन ने अभी ऐसा किया? मुझे लगता है वह आखिरकार टूट गया। हाँ, मैंने पहले भी ऐसा देखा है। कभी कभी दबाव में लोग बस फट पड़ते हैं और हमला कर देते हैं। आरव ने कबीर को पहले कभी इस तरह व्यवहार करते नहीं देखा था, न ही उसके मुंह से ऐसे शब्द सुने थे। लेकिन ये साफ था कि उनका कोई मतलब था, एक तरह का छिपा हुआ संकेत। क्योंकि तुरंत ही कक्षा का माहौल बदल गया। छात्र तेजी से हिलने लगे। डेस्क और कुर्सियां किनारों पर धकेल दी गईं, फर्श पर खींचते हुए जब तक कमरे का बीच खुला नहीं हो गया। कुछ लड़कियां और कुछ शांत लड़के अपने बैग उठाकर चुपके से निकल गए, वहां रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। एक लड़के ने सिद्धांत के लटके हुए शरीर को फर्श पर घसीटा, उसे रास्ते से हटाकर रख दिया। लेकिन बाकी 12 लड़के सभी कबीर के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए, एकजुट, मजबूती से खड़े। उनकी नजरें आरव पर टिकी थीं। यहां तक कि जतिन भी उनके बीच था, और हर एक लड़का लड़ाई के लिए तैयार दिख रहा था। हाँ, ये सब कक्षा के बदमाश हैं, वो जो हर सुबह कबीर का स्वागत करते हैं जैसे वह कोई राजा हो। अब समझ आया, वे हमेशा की तरह उसका अनुसरण कर रहे हैं। तुरंत बाद आरव ने एक और मुक्के से बचते हुए एक छात्र के पेट में जोरदार लात मारी। लड़का दर्द से दोहरा हो गया, सांस लेने की कोशिश करते हुए, और आरव तेजी से उसके पीछे गया, उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। एक पल में उसने उस छात्र को एक जीवित ढाल में बदल दिया। लेकिन आरव ने उसे ज्यादा देर नहीं पकड़े रखा। उसने उस स्तब्ध लड़के को आगे धकेल दिया, उसे समूह में धड़ाम से गिरा दिया। जैसे ही उस छात्र का शरीर दूसरों से टकराया, आरव ने बिना हिचकिचाहट के पीछा किया। वह आगे बढ़ा और एक चौड़ा, शक्तिशाली हुक मारा, किसी के चेहरे पर पूरी ताकत से प्रहार किया। जिन छात्रों को उसने पहले मारा था, वे अभी भी लड़ रहे थे। उनमें से एक ने आरव के पेट में एक जोरदार लात मारी। आरव ने ठीक समय पर अपनी मांसपेशियां कसी, लेकिन फिर भी वह हांफ गया। मौका देखकर दो छात्रों ने उसकी कमर को पकड़ लिया, उसकी पीठ को दीवार से जोर से टकराया। उन्होंने उसे वहां जकड़ लिया, उसकी बाहों को लॉक कर दिया। और आरव देख सकता था कि तीसरा उसकी ओर दौड़ रहा था, मुट्ठी पीछे खींचे हुए, सीधे उसके चेहरे की ओर निशाना साधे। उसने अपनी बाहों को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं कर सका। उन्होंने उसे पूरी तरह जकड़ रखा था। मुक्का और करीब आ रहा था, और बिना हिचकिचाए उसने पीछे हटकर अपनी मुट्ठी हमलावर के चेहरे में मारी, उसे तुरंत गिरा दिया। बदमाशों में इस बात को लेकर भारी उलझन थी कि अभी क्या हुआ। वे हमेशा एक इकाई के रूप में काम करते थे, एक आवाज, एक नेता, और वह नेता था कबीर मल्होत्रा। वे उसके आदेशों का बिना सवाल किए पालन करते थे। तो अपने में से किसी एक को अचानक पंक्तियों को तोड़ते देखना, इसने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। उस संक्षिप्त हिचकिचाहट का पल ही वह था जिसकी आरव को जरूरत थी। उसने अपने घुटने को सीधे उस छात्र के चेहरे में मारा जो उसे पकड़े हुए था, फिर दूसरे को कॉलर से पकड़कर जतिन भट्ट की दिशा में उछाल दिया। उड़ता हुआ छात्र डगमगाया, डर से नहीं कि वह मारा जाएगा, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने मान लिया था कि जतिन अभी भी उसका सहयोगी है, हमेशा की तरह उसी पक्ष में। वह गलत था। जतिन ने अपना घुटना जोर से उठाया।
उसे लड़के के चेहरे में मारा, फिर उसे एक गुदड़े की तरह कक्षा की दीवार पर उछाल दिया। तात्कालिक खतरे के साफ होने पर आरव आगे बढ़ा। अपनी सांस को संभालते हुए उसने अपने मुंह के कोने से थोड़ा थूक पोंछा। शाबाश, आरव ने कहा, लगता है तुम अपनी कीमत वसूल कर रहे हो। जब ये सब खत्म हो जाएगा मैं एक बोनस जोड़ दूंगा। जतिन, यह क्या है? तुम वहां आर्यन के बगल में क्यों खड़े हो? कबीर ने चिल्लाया। उसकी आवाज टूट रही थी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कबीर का दिमाग लगभग बिखर रहा था। हाई स्कूल की शुरुआत से वह और उसकी तिकड़ी अविभाज्य थे। ऐसा क्या हो सकता था जिसने उन्हें इतना तोड़ दिया? कर छोटी ई जतिन अब स्वेच्छा से उसके खिलाफ लड़ रहा था। वे पहले सब कुछ साथ में मजे से करते थे। जतिन उसके जैसा था। वह सिर्फ इसलिए पक्ष नहीं बदल सकता क्योंकि उसे बुरा लगा। यह कर सकता था। मुझे ये कहते हुए नफरत है, आरव ने सोचा, एक लड़ाकू मुद्रा में खिसकते हुए। लेकिन किसी ने मुझसे कुछ समय पहले जो कहा था वह सच है, पैसा सब कुछ नियंत्रित करता है। कई मुखों से बचते और झुकते हुए आरव ने एक और मुक्का सीधे अपनी ओर आते देखा। बिना हिचकिचाए उसने एक डेस्क को आगे लात मारी। वह आते हुए छात्र से टकराए, उसे असंतुलित कर दिया। फिर एक आखिरी झटके से बचते हुए आरव ने हमलावर को कॉलर से पकड़ा। एक तेज हरकत में उसने से आगे खींचा और उसके सिर के पिछले हिस्से को डेस्क पर क्रूरता से पटक दिया। पहले तो बाहर से देखने वाले इस बात से हैरान थे कि आरव इतने सारे लोगों को इतनी तेजी से एक के बाद एक कैसे संभाल रहा था। लेकिन जितना ज्यादा वे उसे देखते रहे उतना ही कुछ और साफ होता गया। उन्हें यह एहसास होने लगा था कि उसकी लड़ाई का तरीका वाकई में कितना क्रूर था। आरव को इस बात की परवाह नहीं थी कि वह किसे कहाँ मारता था या इसके लिए वह क्या इस्तेमाल करता था। वह हड्डियां तोड़ने, कुर्सियों का इस्तेमाल करने, जो कुछ भी करना पड़े करने को तैयार था। तुझे पता है मुझे क्या समझ आ रहा है? मार खाना ज्यादा अच्छा नहीं लगता, जतिन ने कहा, दूसरे छात्र को कॉलर से पकड़ते हुए मुक्का मारने के लिए अपनी मुट्ठी पीछे खींचते हुए। जतिन पीछे की ओर लड़खड़ाया, पास की बुकशेल्फ से टकराया। चक्कर में उसने ऊपर देखा कि यह कौन था और कबीर को वहां खड़ा देखा। मुझे यकीन नहीं होता कि तूने मेरे साथ ऐसा किया, कबीर ने कहा। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। क्या सब कुछ नकली था? क्या यही तुम्हारे लिए वफादारी है? हम फिर कभी एक दिन का मजा कैसे लेंगे? तू सब कुछ बर्बाद कर रहा है, उसने चीखते हुए कहा। जतिन ने खुद को जबरदस्ती खड़ा किया, उसकी टांगें कांप रही थीं। उसे तैयार रहना था। वह पहले से ही कबीर की टांग को फिर से उठते देख सकता था, जो उसके पेट की ओर निशाना साध रही थी। लेकिन आखिरी सेकंड में उसका रास्ता बदल गया। लात सीधे जतिन के सिर के किनारे पर लगी। उसका सिर एक तरफ झटक गया। उसकी नजर धुंधली हो गई और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, एक और लात उसके पेट में लगी, उसे फिर से दीवार की ओर भेज दिया। वह एक कदम आगे बढ़ा, उसकी मुट्ठियां कसी हुई थीं। और अब तूने लड़ने का फैसला किया है। क्या तुझे लगता है कि मुझसे भिड़ना वैसा ही होगा? इस कक्षा का प्रमुख बनने की एक वजह है और तुझे अब पता चलने वाला है कि क्यों। मुझे पहले से पता है कि क्यों, आरव ने ठंडेपन से जवाब दिया। क्योंकि तुम उन सब में सबसे बड़ा कमीना हो, शालिनी मेहरा। दुनिया में उन कुछ लोगों में से एक जो मेरा असली नाम आदित्य राठौर जानती है। गलियारे में भीड़ जमा करने वाले छात्र इतने मंत्रमुग्ध और हैरान थे कि अब तक जो कुछ हुआ उससे अधिकांश पूरी तरह भूल गए थे कि अपने फोन निकालें। लेकिन अब जब कक्षा में सिर्फ आरव और कबीर बचे थे, अचानक हर जगह फोन दिखने लगे, ऊंचे उठाए गए, हर सेकंड को रिकॉर्ड करते हुए जो होने वाला था। अरे, तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? क्या हमें सट्टेबाजी शुरू कर देनी चाहिए? एक छात्र ने फुसफुसाया। मेरा मतलब है, आर्यन ने अभी जैसे आधी कक्षा को ढेर कर दिया। अब तक तो वह थक गया होगा। फिर भी मैं थोड़ा उसका समर्थन कर रहा हूं। कबीर और उसका गिरोह हमेशा उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। हाँ, मुझे लगता है कि उन्होंने हद पार कर दी, एक और ने सहमति जताई। सच, लेकिन अगर जीतने की बात करें तो शायद कबीर। उसके पास नैसर्गिक प्रतिभा है। सुना है सभी खेल टीमें उसे शामिल करने की भीख मांगती थीं। वह तेज है, कुशल है, लेकिन किसी भी चीज में मेहनत करना नफरत करता है। इसलिए उसने कभी साइन अप नहीं किया। इसके बजाय वह इस तरह की जिंदगी जीने लगा। हाँ, कबीर इस कक्षा का प्रमुख होने की एक वजह है, एक और छात्र ने जोड़ा। क्योंकि वह वाकई में लड़ना जानता है। कोई उससे उलझता नहीं क्योंकि वे जानते हैं कि वे कभी नहीं जीत सकते। फुसफुसाहटों और अफवाहों के बावजूद छात्र उत्साह से भरे थे, ये देखने के लिए उत्सुक कि आगे क्या होगा।
हाँ हाँ आर्यन, मुझे लगता है तुम्हें सिर पर एक दो बार ज्यादा चोट लगी है, कबीर ने ताना मारा। मैं इसे ठीक कर देता हूँ। शायद कुछ और प्रहार तुम में कुछ समझदारी डाल दें। आरव ने दोनों बाहें ठीक समय पर उठाई और प्रहार को रोका, लेकिन उसका प्रभाव भारी था, उसकी बाहें चुभ रही थीं, पहले से ही सुन्न हो रही थीं। चीजें इधर उधर बिखर गईं, और कबीर ने स्वाभाविक रूप से पलकें झपकाईं। तुरंत बाद उसने एक बड़ा सिर अपनी ओर आते देखा, जो सीधे उसकी नाक पर मारा गया। पूरी ताकत से टकराव, एक चटकन की आवाज सुनाई दी और कबीर के मुंह से खून बह रहा था। सिर और माथा लोगों की सोच से कहीं ज्यादा सख्त और भारी होता है। आरव ने चिल्लाया, हाँ तुम्हें थोड़ा लड़ना आता हो सकता है, लेकिन तुम्हें असली लड़ाई नहीं आती। जब कबीर सिर पर लगे प्रहार से हक्का बक्का था, आरव ने एक पल के लिए भी ढील नहीं दी और वह उस पर टूट पड़ा। वह देख सकता था कि कबीर घबरा गया था और उसने एक और लात फेंकी, लेकिन पहले की तरह आरव ने इसका अनुमान लगा लिया था और एक तरफ हट गया और अपनी एक भारी लात के साथ उसने कबीर के जमीन पर टिके दूसरे पैर को लात मार दी। उसने उसे उड़ा दिया, जिससे वह सीधे फर्श पर गिर गया। तुरंत बाद आरव ने अपना पैर उठाया और अपनी एड़ी को कबीर के पेट में जोर से मारा। तुमने उस टेबल पर वो सारे शब्द लिखे थे ना? आरव ने कहा। मरने के बाद भी तुम चीजों को छोड़ नहीं सके। समीर अब कभी अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकता और तुमने अपने हाथों से ऐसा कुछ करने का फैसला किया। आरव ने फिर एक पेंसिल उठाई और कबीर का हाथ टेबल पर फैला दिया। एक सहज हरकत में उसने उसे उठाया और जोर से नीचे मारा। पेंसिल कबीर के हाथ के आर पार होकर टेबल में अटक गई, बाहर निकली हुई। वह अपने दूसरे हाथ से पेंसिल पकड़ने की कोशिश में गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, आरव ने उसे पकड़ लिया। चलो, आरव ने कहा, जब वह कबीर को छोड़कर कक्षा में कुछ और ढूंढने लगा। कितनी सजा, कितनी चीज तुमने एक दिन में आर्यन और समीर के साथ की। हाँ, और अब एक दिन के लिए मैं तुम्हें थोड़ा दर्द देता हूं और तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन वे सदमे में थे और उन्हें डर था। अरे क्या हमें कुछ करना चाहिए? अगर हम वहां नहीं गए, क्या तुम्हें लगता है कि आर्यन उसे मार डालेगा? ये सबके दिमाग में चिंता थी। वे हर दिन कक्षा में थे, उन्होंने देखा था कि आर्यन रोज क्या सहता था। फिर उसने मार्कर का इस्तेमाल करके सावधानी से कबीर के माथे पर लिखा। अक्षरों ने हत्यारा शब्द बनाया। शालिनी मेहरा खिड़की के बाहर से ये सब देखती रही और उसे समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हुआ। आरव ने फिर टेबल को घुमाया और कबीर उसके साथ साथ हिला, ये डरते हुए कि उसके हाथों को और दर्द होगा, और अब सभी कबीर के हाथों पर लिखे शब्दों को देख सकते थे। कई छात्र तस्वीरें ले रहे थे और सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। नहीं नहीं, रुको, कबीर ने चिल्लाया। रुको। तभी भीड़ भरे छात्रों को धक्का मारते हुए और कक्षा में घुसने में कामयाब हुआ होमरूम टीचर विनोद मेहरा। ये सब क्या माजरा है? शिक्षक ने चिल्लाया। ऐसी दुनिया में जहां तकनीक का बोलबाला था, जहां कुछ भी साझा करना बस एक टैप की दूरी पर था, रहस्य रखना लगभग असंभव हो गया था। और वह वीडियो सिर्फ सामान्य छात्रों के बीच ही नहीं रहा। बाहर जिम हॉल के बगल में जंग लगे लोहे के पिंजरे से छोटे ऊंचे टूटी फूटी सीढ़ियां नीचे की ओर जाती थीं, जहां दीपक सोलंकी लापरवाही से टांगे फैलाकर बैठा था। उसका फोन बगल में झुका हुआ था और उसकी तीखी नजरें स्क्रीन पर टिकी थीं, क्योंकि वह पूरे घटनाक्रम को तीसरी या शायद चौथी बार देख रहा था। क्या ये जैसे कोई बड़ी समस्या नहीं है? जय व्यास ने बगल में बाढ़ के सहारे टिककर बाहें बांधे हुए पूछा। उसने भी वीडियो देख लिया था, बाकियों की तरह। सबने देखा था, लेकिन दीपक इसे बार बार देख रहा था। उसका चेहरा पढ़ा नहीं जा सकता था। हाँ, मेरा मतलब है, वो हमारा निशाना है ना? सिद्धांत रॉय ने चिंता से भरी, असामान्य रूप से ऊंची आवाज में कहा। लगता है वह पूरी तरह पागल हो गया है। कबीर और बाकियों ने उसे सचमुच तहस नहस कर दिया होगा। दीपक ने वीडियो के एक बार और खत्म होने तक इंतजार किया, फिर धीरे धीरे अपने फोन को जेब में वापस डाला। तब जाकर उसने ऊपर देखा, उसका चेहरा भावहीन, आंखें विचारों से भरी हुई थीं। उसने पहले ही सबसे खराब काम कर लिया है, दीपक ने कहा, उसके मुंह के कोने पर एक हल्की मुस्कान उभरी। ऐसा रिएक्ट करना, पूरे स्कूल के सामने पूरी तरह मैड मैक्स बन जाना, यह उसका खुद का पतन है। वह खत्म हो चुका है। उसे अभी तक इसका एहसास नहीं हुआ। यह सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि वह तूफान के केंद्र में था। यह इसलिए था क्योंकि उसने जो किया वह सबने देखा। स्कूल स्टाफ नहीं चाहता था कि कुछ और बढ़े, खासकर उन्हीं बच्चों के साथ। उस कमरे में जो कुछ हुआ उसे दोबारा नहीं होने देना था।
आरव ने अपनी कहानी यथासंभव स्पष्ट रूप से बताई थी। उसने समझाया कि यह सब तब शुरू हुआ जब उसने अपने लिए खड़ा होना शुरू किया। उकसाए जाने के बाद, लगातार बदमाशी के बाद, उसने कहा कि उसने सिर्फ एक बार जवाबी हमला किया, लेकिन इतना ही काफी था। पूरी कक्षा उसके खिलाफ हो गई। उस पल से ये वह बनाम बाकी सब हो गया। लेकिन जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले, आरव को पता था कि डेस्क के दूसरी तरफ बैठे लोगों को ये कैसे सुनाई देगा। कोई बेहतर स्पष्टीकरण नहीं था जो वह दे सकता था, ऐसा कुछ नहीं जो इसे निगलने में आसान बनाए। वे मुझे इसके लिए निष्कासित कर सकते हैं, आरव ने सोचा, अपनी कोहनियों को घुटनों पर टिकाए आगे झुकते हुए। लेकिन सच कहूं, ये सबसे खराब नतीजा नहीं होगा। मैं पहले ही यहां से निकलने की योजना बना चुका हूं। उसका दिमाग दीपक के बारे में विचारों से भरा था, असली निशाना जो पर्दे के पीछे से सब कुछ संचालित कर रहा था। उस तक पहुंचने के और तरीके हैं। मुझे जो जानकारी चाहिए उसे पाने के और तरीके। अगर उसे निष्कासित कर दिया गया, अगर यह वाकई में सब कुछ खत्म होने का तरीका था, तो असली आरव शर्मा ने यह सब क्यों सहा? उसने पैसे का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? इतना कुछ सहने की क्या जरूरत थी जब उसके पास विकल्प थे? कुछ भी समझ में नहीं आता था। कमरा शानदार था, 2 चमड़े के सोफे, एक विशाल पॉलिश की हुई डेस्क, महंगे दिखने वाले पर्दों वाली ऊंची खिड़कियां और दीवारें फ्रेम किए गए पुरस्कारों और कलाकृतियों से सजी थीं। सब कुछ ऐसा लगता था जैसे इसकी कीमत ज्यादातर लोगों की सालाना कमाई से ज्यादा हो। आरव के सामने एक छोटा कद का आदमी पिनस्ट्राइप सूट में बैठा था। उसका गंजा सिर साफ तौर पर सावधानी से स्टाइल किया गया था। बचे हुए बाल पीछे की ओर चिकने किए गए थे, जो इसे छिपाने की नाकाम कोशिश थी। उसके पीछे मनीष कुलकर्णी खामोशी से खड़ा था, अब प्रिंसिपल के पीछे जैसे कोई भारी मौजूदगी। आर्यन, प्रिंसिपल ने तेज आवाज में डांटा, क्या तुम्हें भी एहसास है कि तुम्हारे आज के कार्य कितने गंभीर थे? स्कूल पहले से ही नाजुक स्थिति में है, प्रिंसिपल ने जारी रखा। हाल की त्रासदी और इसके इर्द गिर्द की हर चीज के साथ हम पतली बर्फ पर चल रहे हैं। और अब ये हुआ, तुमने अकेले ही कक्षा को युद्ध क्षेत्र में बदल दिया। क्या तुम्हें पता है कि यह कितनी बड़ी मुसीबत पैदा करने वाला है? उन छात्रों के माता पिता गुस्से में हैं। कुछ तो पहले से ही मुकदमा करने की बात कर रहे हैं। अस्पताल के बिलों का भुगतान करना होगा, और इस घटना की गंभीरता के कारण पुलिस को इसमें शामिल होना ही पड़ेगा। आरव की स्थिति में ज्यादातर छात्र इन शब्दों पर खामोश हो जाते। कानूनी परेशानी का डर, पुलिस की भागीदारी और निष्कासन की आसन धमकी किसी को भी चुप कराने के लिए काफी होती। आपने जरूर सुना होगा, आरव ने कहा, उसकी आवाज स्थिर लेकिन संयमित गुस्से से भरी। या शायद आपने खुद देखा होगा, कितनी बार मुझ पर बदमाशी हुई, समीर पर कितनी बार बदमाशी हुई, हमारे शरीर पर चोट के निशान, हमारे डेस्क पर लिखे गए नाम जैसे हम इंसान ही नहीं थे। ये सब आपके सामने था। इस सख्त बड़े उला ने समीर के लिए कुछ नहीं किया, मेरे लिए कुछ नहीं किया। और अब जैसे ही मैंने चीजों को अपने हाथ में लिया, मुझे सजा दी जा रही है, मुझे धमकाया जा रहा है। वह अविश्वास में सिर हिलाया। आरव को हमेशा से सिस्टम से नफरत थी, खासकर स्कूल सिस्टम से। जिस तरह से यह आंखें मूंद लेता था, जिस तरह से यह नियंत्रण करने वालों की रक्षा करता था और पीड़ितों को चुप करा देता था। आर्यन, तुम क्या कह रहे हो? मनीष कुलकर्णी ने आखिरकार बोलते हुए कहा। उसकी आवाज चिंता से भरी थी। हमने छात्रों से ढेर सारी गवाहियां इकट्ठी की हैं। हर एक ने यही कहा कि तुम पागल हो गए, कि तुमने बिना उकसावे के अपने सहपाठियों पर हमला किया। वे ही हैं जो चोटिल हुए। आरव को आश्चर्य नहीं हुआ। बेशक वे एकजुट होकर बोलेंगे। यह उनका शब्द था उसके शब्द के खिलाफ। एक एकजुट कक्षा बनाम एक बहिष्कृत। इतना तो उसने पहले ही उम्मीद कर लिया था। लेकिन जिस चीज ने आरव का खून वाकई में खौला दिया, जिसने उसकी माथे की नस को फड़कने पर मजबूर किया, वह था समीर का नाम, या बल्कि उसका ना होना। शिक्षक ने एक बार भी उसका जिक्र नहीं किया, जैसे वह कभी रहा ही नहीं। जैसे समीर के साथ जो हुआ, उसका इससे कोई लेना देना नहीं था। और यही सबसे ज्यादा आरव के सीने में आग जला रहा था। प्रिंसिपल ने पहले जो कहा वह महत्वपूर्ण है, आर्यन, मनीष कुलकर्णी ने ठंडी और जानबूझकर की गई आवाज में जारी रखा। पुलिस इसमें शामिल हो रही है, और चूंकि यह घटना हाल ही में हुई घटना के इतने करीब हुई। उसने अपनी मुठ्ठियां डेस्क के नीचे कसकर भींच ली, खुद को फटने से रोकते हुए। बिल्कुल नहीं, मनीष कुलकर्णी ने जवाब दिया, जल्दी से डेस्क की ओर बढ़ते हुए, अपनी माथे को मलते हुए। ये साफ था कि पूरी स्थिति ने उन्हें तनाव में डाल दिया था।
मैंने सोचा था कि पिछली बार जो कुछ हुआ उसके बाद छात्र शांत हो जाएंगे, और अब इतनी जल्दी फिर से इतनी गंभीर घटना। तुम चिंतित हो, प्रिंसिपल प्रकाश जोशी ने तड़कते हुए कहा, अपनी मुट्ठी डेस्क पर जोर से मारते हुए। उनका माथा पसीने से तर था। मनीष कुलकर्णी से कहीं यादा, स्कूल बोर्ड इस मामले में मुझे फटकार लगाएगा। वे कहेंगे कि हम स्कूल पर नियंत्रण भी नहीं रख सकते, कि हमने अपने छात्रों पर पकड़ खो दी है। क्या तुम्हें पता है कि इसका मेरे लिए क्या मतलब है? मैं पहले से ही सबसे निचले स्तर का प्रिंसिपल हूँ। वह आदमी बड़बड़ाता हुआ डेस्क के पीछे टहलने लगा। इस सुनसान जगह के इस खस्ताहाल स्कूल में भेज दिया गया। अगर यह मेरे रिकॉर्ड में गया तो मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। कोई भी ऐसे प्रिंसिपल को नौकरी नहीं देगा जो अपने छात्रों को संभाल भी नहीं सकता। अभी स्कूल बोर्ड समीर के साथ जो हुआ उसकी वजह से हमारी गर्दन पर सांस ले रहा है, मनीष कुलकर्णी ने जारी रखा। स्कूल में पहले से ही अफवाहें फैल रही हैं कि उस पर बदमाशी हो रही थी। पुलिस ने भले ही अभी के लिए केस छोड़ दिया हो, लेकिन आर्यन के साथ यह घटना, यह उन्हें फिर से शामिल होने का सही बहाना देती है, और इस बार उन्हें पीछे हटाना बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने अगला हिस्सा कहने से पहले गहरी सांस ली। लेकिन अगर हम दोनों घटनाओं को जोड़ दें, अगर हम आर्यन को इस सब का कारण बना दें, अगर हम दोनों त्रासदियों, बदमाशी, समीर की मौत और इस हिंसक प्रकोप को एक ही व्यक्ति पर थोप दें, तो शायद, बस शायद, हम नुकसान को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर हम आर्यन को सारी परेशानी का स्रोत, सामान्य धागा बना दें और उसे निष्कासित कर दें, शायद, और कार्रवाई की सिफारिश करें, तो ये स्कूल बोर्ड, पुलिस, यहां तक कि माता पिता को भी संतुष्ट करेगा। ये तो बस एक छात्र है ना, मुझे लगता है। उन्होंने शांत और जानबूझकर की गई आवाज में कहा, आपने एक बहुत अच्छा समाधान निकाला है। और अब इसी पल प्रिंसिपल के ऑफिस में उनके सामने बैठा आरव इस बात से अनजान था कि वे पहले ही फैसला कर चुके थे। वे सब कुछ उस पर थोपने जा रहे थे। इतने सारे चश्मदीद गवाहों, गवाहियों और यहां तक कि वयस्कों के शामिल होने के साथ उसके पास कोई बचाव नहीं है जो वह पेश कर सकता, मनीष कुलकर्णी ने आत्मविश्वास से सोचा। खासकर अगर मैं, उसका होमरूम टीचर, उसके खिलाफ बोलूं। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है आर्यन, लेकिन हमारी नौकरियां दांव पर हैं। तुम नया स्कूल ज्वाइन कर सकते हो, ये तुम्हारी जिंदगी को उस तरह नष्ट नहीं करेगा जैसे ये हमारी करेगा। प्रिंसिपल और मनीष कुलकर्णी चुपचाप आरव के जवाब का इंतजार कर रहे थे। उसने कुछ देर से एक शब्द भी नहीं कहा था, और जैसे ही तनाव गहराने लगा, उन्होंने कुछ अजीब नोटिस किया। उसके कंधे ऊपर नीचे हिल रहे थे। फिर आवाज आए, हंसी, एक धीमी, मनोरंजक हंसी जो जल्दी ही पूर्ण हंसी में बदल गई। हा हा हा, क्या तुम ठीक हो आर्यन? प्रिंसिपल ने तनावपूर्ण स्वर में पूछा। तुम्हें समझ है ना कि यह स्थिति कितनी गंभीर है? आरव की हंसी अचानक रुक गई। उसने ऊपर देखा, दोनों के साथ आंखें मिलाईं, उसकी नजर तेज, अडिग। तुम्हें पता है, आरव ने शुरू किया, उसकी आवाज अब घातक रूप से शांत, मैं इसे स्वीकार कर लेता अगर तुमने मुझे सिर्फ आज के लिए निष्कासित किया होता। यह उचित होता, लेकिन इसके बजाय तुम सब कुछ मुझ पर थोपने की कोशिश कर रहे हो। समीर की मौत, कक्षा की लड़ाई, सब कुछ। वह आगे झुका, उसकी आवाज में निराशा साफ थी। मुझे वाकई में और बेहतर जानना चाहिए था। जैसे ही प्रिंसिपल ने आरव की आंखों में देखा, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी वाकई में पागल इंसान की आंखों में देख रहा हो। जो कुछ उन्होंने अभी उसे करते देखा था, उसके बाद प्रिंसिपल को वास्तव में डर लगने लगा था। देखो, अब तुम प्रिंसिपल को धमकी दे रहे हो, उन्होंने तड़कते हुए कहा, अपनी सत्ता बनाए रखने की कोशिश करते हुए। तुम एक बच्चे हो जिसने पूरी तरह अपना दिमाग खो दिया है। तुम्हारे लिए अब कोई उम्मीद नहीं है। आरव ने जवाब नहीं दिया। कहने को और कुछ नहीं था। इसके बजाय उसने अपनी जेब में हाथ डाला और शांति से अपना फोन निकाला। तुम किसे फोन कर रहे हो? मनीष कुलकर्णी ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। आर्यन, तुम्हारे माता पिता तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। स्थिति उससे कहीं आगे निकल चुकी है। मेरे पास एक समस्या है, आरव ने फोन में कहा। उसकी नजरें अभी भी सामने बैठे दोनों अवयस्कों पर टिकी थीं। और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यहाँ प्रिंसिपल मुझे धमकी दे रहा है। वे समीर की मौत का दोष मुझ पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ अन्य चीजों का भी। क्या तुम इसे हल करने में मदद कर सकते हो? वे वाकई में सोच रहे थे कि क्या आरव ने आखिरकार अपना दिमाग खो दिया है। क्या उसे सचमुच लगता था कि यह छोटा सा नाटक काम करेगा, कि एक फोन कॉल से वे किसी तरह डर जाएंगे? हताश लोग हताश चीजें करते हैं,
खासकर जब वे कोने में फंस जाते हैं। मुझे लगता है कि मैं इसे संभाल सकता हूं, विक्रम सिंह ने फोन पर जवाब दिया। हालांकि इस खास मामले के लिए मुझे आपके कुछ फंड्स तक पहुंच की जरूरत पड़ सकती है। क्या मुझे आपकी अनुमति है? जो करना हो करो, आरव ने शांति से कहा। उसने कॉल खत्म की और अपनी सीट पर पीछे झुक गया, चुपचाप इंतजार करने लगा। प्रिंसिपल और शिक्षक भी स्थिर रहे, हल्की उत्सुकता के साथ आरव को देखते हुए। जब लगभग एक पूरा मिनट बीत गया और कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, इस बार पहले से ज्यादा आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ। एक पल के लिए मुझे लगा कि कुछ हो सकता है, मनीष कुलकर्णी ने हंसते हुए कहा। ब्रर ब्रर। प्रिंसिपल की डेस्क पर ऑफिस फोन के वाइब्रेट करने की आवाज हवा को चाकू की तरह चीर गई। दोनों आदमी ठिठक गए, उनकी नजरें धीरे धीरे उस शोर के स्रोत की ओर खिसकी। ये प्रिंसिपल की निजी ऑफिस लाइन थी, जो शायद ही कभी बचती थी, और किसी तरह उस पल में उनके चेहरों पर मुस्कान धीरे धीरे मुरझाने लगी। क्योंकि जिस व्यक्ति से वह बात कर रहा था, वह कोई और नहीं बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन रंजीत शर्मा थे। यह शासकीय निकाय देश भर के सभी सरकारी स्कूलों की निगरानी के लिए जिम्मेदार था। ये सुनिश्चित करता था कि संस्थान उचित मानकों और अनुशासन का पालन करें। जब कर्मचारियों, शिक्षकों या यहाँ तक कि प्रिंसिपलों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जरूरत होती थी, तो अंतिम निर्णय बोर्ड ही लेता था। सरकारी स्कूलों के मामले में वे फंडिंग जारी करने, प्रदर्शन बोनस देने और प्रशासनिक नियुक्तियों को तय करने के लिए भी जिम्मेदार थे। और चेयरमैन रंजीत शर्मा उस बोर्ड के प्रमुख थे। जहां तक शिक्षा का सवाल था, उनसे ऊपर कोई नहीं था। यही कारण था कि प्रिंसिपल प्रकाश जोशी का लहजा उस पर पूरी तरह बदल गया जब उन्होंने फोन उठाया। लेकिन जो चीज उन्हें वाकई में परेशान कर रही थी, जिसने उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी, वही ये था कि यह घटना अभी तक सार्वजनिक भी नहीं हुई थी। छात्रों को छुट्टी नहीं दी गई थी। जांच अभी भी आंतरिक थी। हाँ सर, हाँ सर। फोन में केवल प्रिंसिपल की आवाज सुनाई दे रही थी, और कई बार वह सुनते ही जोर से निगल रहे थे। लेकिन सर, हमने अभी इस मामले की पूरी जांच नहीं की है, और हमारे पास। हाँ सर, हाँ सर। वे घबराते हुए सिर हिलाते रहे जब तक कि कॉल आखिरकार खत्म नहीं हो गई। यह क्या था? चेयरमैन ने क्यों फोन किया? मनीष कुलकर्णी ने उलझन और बेचैनी भरी आवाज में पूछा। लेकिन प्रिंसिपल ने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वे अपनी कुर्सी के पीछे से निकले, आरव के पास गए और एक पल की हिचकिचाहट के बाद घुटनों के बल बैठ गए और अपना सिर जमीन पर दृढ़ता से झुका लिया। मैंने जो कुछ भी कहा, उसके लिए माफी मांगता हूं। मैं सबके लिए माफी मांगता हूं। प्रिंसिपल ने चिल्लाया। कृपया जो कुछ हुआ उसे भूल जाएं और मुझे मेरी नौकरी रखने दें। मैं वादा करता हूं, चाहे कुछ भी हो, आप इस स्कूल में जो चाहेंगे वह आपका होगा। मनीष कुलकर्णी अवाक रह गए। उनका मुंह चौड़ा खुला था, वे स्तब्ध थे। अपने पूरे करियर में उन्होंने प्रिंसिपल को इस तरह घुटनों पर कभी नहीं देखा था। वह वही था जो अन्य फैकल्टी सदस्यों से माफी मांगवाता था, और अब वह यहाँ एक छात्र के सामने ऐसा कर रहा था। उन्हें इस तरह देखकर इतने आत्मसंतुष्ट होने के बाद अब गिड़गिड़ाते हुए आरव के चेहरे पर केवल मुस्कान ही आ सकती थी। तभी उसे अपने फोन के वाइब्रेट होने का एहसास हुआ। नोटिफिकेशन पर नजर डालते हुए उसने संदेश देखा। मुझे आश्चर्य है कि उसने इतनी रकम के साथ क्या किया कि ऐसी प्रतिक्रिया मिली, आरव ने सोचा। एक बात तो पक्की है, विक्रम सिंह वाकई में अपनी उपयोगिता साबित कर रहा है। ये बच्चा कौन है? उसने चेयरमैन को अपने पक्ष में कैसे कर लिया? प्रिंसिपल ने सोचा। उसका माथा अभी भी जमीन पर टिका हुआ था। नहीं, सिर्फ अपने पक्ष में नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे चेयरमैन उसके लिए काम करता हो, लेकिन वह तो बस एक साधारण छात्र है ना। उसे तो होना चाहिए। ये बच्चा कौन है? कोई नहीं, प्रिंसिपल ने जवाब दिया। यह मनीष कुलकर्णी का विचार था। स्कूल में जो कुछ हुआ, उसकी वजह से पुलिस शामिल होने वाली थी। हम अपने आप को बचा नहीं पाते, इसलिए सब कुछ तुम पर थोप देना ज्यादा आसान था। तो मनीष जी, आरव ने उनकी ओर मुड़ते हुए कहा, यह सुझाव क्यों? आपने इसे बहुत जल्दी पेश कर दिया। इसके अलावा समीर के साथ जो हुआ उसके बारे में आपने कुछ नहीं किया। जब पुलिस आए तो आपने उन्हें सच क्यों नहीं बताया? किसी ने भी उन्हें सच क्यों नहीं बताया? प्रिंसिपल और मनीष कुलकर्णी दोनों ही स्पष्ट रूप से घबराए हुए थे, घुटनों पर बैठे कांप रहे थे। आरव ने मनीष कुलकर्णी की प्रिंसिपल की ओर एक नजर देखी, जैसे कि वह अनुमति मांग रहे हो कि बोलना चाहिए या नहीं। यह मैं था, प्रिंसिपल ने चिल्लाया। मैंने किया। मैंने सभी शिक्षकों को बताया कि ऐसी परिस्थितियों में वे पहले मेरे पास आए।
कि मैं तय करूंगा कि क्या कार्रवाई करनी है। मैंने उन्हें कहा कि समीर के साथ जो हुआ उसके बारे में किसी से बात न करें। मुझे पता था कि अगर यह बात बाहर आई कि यहाँ वाकई में क्या चल रहा था तो स्कूल की बदनामी होगी। आरव ने अपना पैर और जोर से घुमाया, प्रिंसिपल के हाथ पर गहराई से दबाव डाला, जिससे वह दर्द से कराह उठा। जैसे ही मनीष कुलकर्णी उठने लगे, आरव को सबक सिखाने के लिए तैयार, प्रिंसिपल ने घबराहट में चिल्लाया। क्यों? आरव ने पूछा। सच तो पहले ही बाहर है, ये पूरे स्कूल में फैल चुका है। अगर कुछ है तो क्या स्कूल के लिए यह बेहतर नहीं होगा कि वह समस्या को स्वीकार करे और उसमें सुधार करने की कोशिश करे? अगर आप एक निजी स्कूल होते तो मैं आपकी प्रतिष्ठा की रक्षा करने की बात समझता, लेकिन यह एक सरकारी स्कूल है। तो असली वजह क्या है? उस पल में आरव ने आखिरकार अपने पैर को उस आदमी के हाथ से हटा लिया। उसे संदेह था कि प्रिंसिपल के ऑफिस में घुसते ही कुछ गड़बड़ थी। शानदार फर्नीचर, महंगा सजावट, ये सब कुछ ऐसा लग रहा था जो एक सरकारी स्कूल की तनख्वाह पर कोई वहन नहीं कर सकता था। और यह किसने किया? आरव ने पूछा। तुम्हें किसने पैसे दिए? ये दीपक सोलंकी था। वह छात्र दीपक? प्रिंसिपल ने कांपती आवाज में कबूल किया। क्या? आरव ने बुदबुदाया, वाकई में स्तब्ध। उस जवाब ने उसे पूरी तरह से चौंका दिया था। सभी संभावनाओं में से ये वह नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी। एक 17 साल का छात्र प्रिंसिपल को रिश्वत दे रहा था। अपने अंडरवर्ल्ड के सालों में भी आरव ने ऐसा कुछ कभी नहीं सुना था। इतनी कम उम्र के किसी से तो बिल्कुल नहीं, और निश्चित रूप से इस तरह के स्कूल में नहीं। उसने एक सांस ली और फिर अपनी अगली मांग रखी। फिर मैं वही नियम चाहता हूं जो उन्हें मिल रहे हैं, आरव ने ठंडेपन से कहा। इस बिंदु से चाहे मैं कुछ भी करूं, चाहे मैं कितनी भी दूर जाऊं, तुम इसे दबा दोगे, समझे? प्रिंसिपल प्रकाश जोशी अब अपनी कुर्सी पर वापस बैठे थे, जबकि आरव ऑफिस में थोड़ा और समय तक रुका। उनके बीच अभी भी कुछ और विवरण सुझाने बाकी थे। इसके अलावा आरव ये भी जानना चाहता था कि क्या प्रिंसिपल को कुछ और पता है, खासकर यह कि दीपक सोलंकी जैसे 17 साल के छात्र के पास इतना पैसा कहां से आया कि वह उनकी स्थिति वाले किसी को रिश्वत दे सके। बेशक आरव के लिए, जिसके पीछे शर्मा परिवार की पूरी वित्तीय शक्ति और प्रभाव था, इस तरह का पैसा चौंकाने वाला नहीं था। इससे समझ आता था कि वह प्रिंसिपल से भी ऊंचे स्तर के लोगों तक कैसे पहुंच गया। फिर भी एक सहपाठी द्वारा इतना पैसा इतनी आसानी से खर्च करने का विचार सवालों से ज्यादा जवाब देता था। सबसे ज्यादा जो बात उभरकर सामने आई वह थी प्रिंसिपल का इस पर कोई सवाल न उठाना। उनकी खामोशी पेशेवराना नहीं थी, वह डर से उपजी थी। उन्हें डर था कि एक किशोर स्कूल के भी तर इतनी आज़ादी हासिल करने के लिए इतना क्यों करेगा, और इससे भी ज्यादा डर था कि दीपक के पीछे कौन हो सकता है। बहरहाल अब नतीजा आरव के पक्ष में था। उसे वही विशेषाधिकार मिलेंगे। स्कूल में चाहे कुछ भी हो, चाहे वह कितनी भी गड़बड़ कर दे या कितनी भी दूर चला जाए, प्रशासन उसे दबाने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने दीपक के साथ किया था। ईमानदारी से मैं शायद इसके लिए सिर्फ विक्रम पर भरोसा कर सकता था, आरव ने अपने मन में सोचा। लेकिन मुझे आश्चर्य है, क्या कोई ऐसी रेखा है जिसे वह पार नहीं करेगा? कुछ ऐसा जो वह भी बहुत अनैतिक माने। क्या आप वाकई में सुनिश्चित हैं कि आप क्या कर रहे हैं? प्रिंस छोटी ई पल ने फिर से पूछा। सब कुछ होने के बाद भी आप वाकई इस स्कूल में रहना चाहते हैं? मैं आपको बता रहा हूं, आपको निष्कासित करना शायद सबसे अच्छा विकल्प होगा, सबके लिए। अगर आपको पुलिस की चिंता है तो हम उन्हें शामिल नहीं करेंगे। ये सामान्य बच्चे नहीं हैं जिनसे हम निपट रहे हैं। हाँ, आरव ने इसे बेपरवाही से खारिज कर दिया, जैसे कि यह कोई बड़ी बात नहीं हो। बस याद रखें, आपका अपनी भूमिका निभाते रहना जरूरी है। वही करते रहें जो आप कर रहे हैं, अपनी रिश्वत लेते रहें। मैं नहीं चाहता कि उन्हें कोई शक हो या बहुत सारे सवाल पूछें। अगर मुझे अनुमान लगाना हो तो मैं कहूंगा कि छात्र भी नहीं चाहते कि यह मामला और बढ़े। ना दीपक, कबीर, वे सभी चाहेंगे कि इसे दबा दिया जाए, बशर्ते मैं चुप रहूं। अगर मैं पुलिस को शामिल नहीं करता और वे भी नहीं करते तो ये सबके लिए जीत है। प्रिंसिपल इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे। आरव बिल्कुल सही था। छात्र भी इस घटना को उतना ही भूल जाना चाहते थे जितना स्कूल चाहता था। बस उन्हें बता दे कि आपने मुझे एक साधारण धमकी से शांत कर लिया, कि मैंने कुछ ढील के बदले में चुप रहने के लिए सहमति दे दी। आरव ने जारी रखा। और जहां तक अस्पताल के बिलों की बात है, आप उनके परिवारों को बता सकते हैं कि सारे मेडिकल खर्चे मेरे पास भेज दें। मैं उन्हें कवर करूंगा। इस तरह उनके माता पिता
को भी शिकायत करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। प्रिंसिपल और मनीष कुलकर्णी को मानना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि स्थिति आखिरकार सुलझ रही थी, बिना किसी को और मुसीबत में डाले और बिना किसी को और चोट पहुंचाए। फिर भी वे इस चिंता को झटक नहीं पाए। अब जबकि यहां तक पहुंच चुका है, ये स्कूल और कितना नीचे गिर सकता है। इस बीच आरव इस नतीजे से खुश था। उसने पहले जल्दबाजी में कार्रवाई नहीं की थी। इसके दो कारण थे। दीपक और बाकी स्कूल के खिलाफ अकेले जाना एक अच्छा विचार नहीं था, न तब और निश्चित रूप से अब नहीं अपनी मौजूदा ताकत के साथ। लेकिन अपनी धैर्य और गुस्से की हद तक धकेले जाने पर उसने विक्रम को फोन किया और यह काम कर गया। तभी बेल बजी, जो पीरियड के खत्म होने और अगले की शुरुआत का संकेत दे रही थी। लगता है मुझे कक्षा में वापस जाना चाहिए, आरव ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा। अब यह बहुत आसान और बहुत शांत होने वाला है। इतना कहकर वह जाने के लिए मुड़ा। रुको आर्यन, प्रिंसिपल ने कहा, तुमने ये सब कैसे किया? मेरा मतलब है, अगर तुम ये सब समय से कर सकते थे तो तुमने ये सब क्यों सहा? तुम हो कौन? आरव रुका, उसका हाथ अभी भी दरवाजे पर था और बिना पीछे देखे जवाब दिया, मैं भी यही पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं। इन शब्दों के साथ उसने दरवाजा खोला और गलियारे में वापस चला गया। जिन छात्रों को आरव ने चोट पहुंचाई थी, उन्हें स्थानीय अस्पताल में आगे की जांच के लिए ले जाया जा रहा था, आरव के उदार प्रस्ताव की वजह से, जो उनके सभी चिकित्सा खर्चों को कवर करने वाला था। अजीब बात यह थी कि ज्यादातर बदमाश इससे खुश दिख रहे थे। चोटिल और खरोचों के बावजूद उन्हें अनिवार्य रूप से स्कूल से एक मुफ्त दिन मिल गया था और वे शिकायत करने वाले नहीं थे। खैर, उनमें से ज्यादातर वैसे भी, जिनके उंगलियां टूटी थीं और खासकर जिनके हाथों में छेद थे, वे शायद कक्षा में बैठना पसंद करते। जैसे ही आरव गलियारों से गुजरा, हर छात्र की नजर उस पर टिकी थी। कई छात्रों ने रास्ता खाली करने के लिए दीवारों से सटकर जगह बनाई। अब यह मुझे उस समय की याद दिलाता है जब मैं स्कूल में था, आरव ने हंसी दबाते हुए सोचा। तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक तरफ खींच लिया। मैंने देखा तुमने क्या किया। तुम ये सब कैसे कर पाए? आरव के पास कोई छोटी ईधाजनक जवाब नहीं था। वह कह सकता था कि वह चुपके से ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन अपनी पूर्व मंगेतर से बात करने का क्या मतलब था? क्या उसने उसे पहले ही अपनी जिंदगी से बाहर नहीं कर दिया था? रुको आर्यन, मैं तुम्हारी चिंता कर रही हूँ, शालिनी मेहरा ने पुकारा। कृपया मुझे बताओ, तुमने उन पैसों का इस्तेमाल तो नहीं किया ना? आर्यन, तुमने उन पैसों का इस्तेमाल तो नहीं किया ना? उसने फिर से पूछा। इस बार उसकी आवाज में और ज्यादा तीव्रता थी कि वह मैक्स स्मिथ नहीं था, बल्कि शर्मा परिवार का एक सदस्य था। एक ऐसा परिवार जिसके पास अपार शक्ति और धन था, ऐसा धन जो ज्यादातर लोग कई जन्मों में भी नहीं जमा कर सकते। इसके बावजूद विक्रम सिंह ने उसे बताया था कि अगले उत्तराधिकारी को चुनने की इस दौड़ के बारे में केवल उम्मीदवारों को ही पता था। बेशक उत्तराधिकारी चाहे तो किसी को भी अपनी विरासत या शर्मा परिवार के धन के बारे में बता सकते थे, लेकिन आरव को यकीन था कि शालिनी मेहरा को इस बारे में कुछ नहीं पता था। आखिरकार शालिनी ने स्पष्ट रूप से आरव को छोड़कर किसी अन्य उत्तराधिकारी के पीछे जाना चुना था, यह उम्मीद करते हुए कि वह अपने परिवार के व्यवसाय को बचाने के लिए कुछ पैसे हासिल कर सकती थी। आरव का मानना था कि उसका और उसकी पूर्व मंगेतर के बीच का रिश्ता खराब तरीके से खत्म हुआ होगा, नहीं तो आरव ने उसकी आर्थिक मदद क्यों नहीं की होती। एक समय पर आरव ने सोचा था कि शालिनी की स्कूल में मौजूदगी मूल्यवान हो सकती है, कि शायद वह उससे कुछ जानकारी हासिल कर सकता था। शायद उसे पता हो कि उस दिन क्या हुआ था जब वह अस्पताल में पहुंचा था। लेकिन स्कूल में आने के बाद ये जल्दी ही स्पष्ट हो गया था कि कबीर मल्होत्रा और दीपक सोलंकी दोनों ही उस लिस्ट में थे जिन पर आरव को नजर रखनी थी। इस वजह से शालिनी जल्दी ही अप्रासंगिक हो गई थी, कोई ऐसी जिस पर अब ध्यान देने की जरूरत नहीं थी अब तक, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से उनके पास मौजूद पैसे के बारे में जानती थी। तो वह उसके इतना करीब था कि उसने उसे इसके बारे में बताया, जिसका मतलब है कि उसे ये भी पता होगा कि उसने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। आर्यन, शालिनी ने फिर से पुकारा, जवाब दो, क्या तुम आखिरकार टूट गए? क्या तुमने आखिरकार उन पैसों का इस्तेमाल किया? तुम्हें पता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो क्या होगा? तुमने इतने लंबे समय तक डटकर मुकाबला किया, वह तुममें एकमात्र अच्छी खूबी थी। तो इस स्थिति में मेरे पास वाकई में केवल एक ही रास्ता है, आरव ने सोचा। मुझे उसे सच बताना होगा।
वह उत्तराधिकारियों में से एक नहीं है, और अगर असली आरव ने उसे यह जानकारी साझा करने के लिए पर्याप्त भरोसा किया था, तो शायद वह उतनी बुरी इंसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। विक्रम, मुझे उम्मीद है कि इससे तुम्हारे लिए और मुसीबत नहीं बढ़ेगी। आरव ने शालिनी को समझाया कि उसे भूलने की बीमारी हो गई थी। उसने बताया कि वह अस्पताल में कैसे बिना किसी याद के जागा था। सब कुछ चला गया था, इतना कि उसे स्कूल में किसी को भी याद नहीं था। न ही यह कि वह शर्मा परिवार का हिस्सा था। पहले तो उसके लिए यह विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन जो चीज उसे यकीन दिला गई वह थी कि आरव पूरी तरह से अलग व्यवहार कर रहा था, जैसे वह बिल्कुल ही अलग इंसान हो। बेशक आरव ने उसे पूरा सच नहीं बताया कि वह वास्तव में 30 साल की उम्र का एक आदमी था जिसकी हत्या संभवतः उसके अपने गैंग के सदस्यों द्वारा कर दी गई थी, और वह दुनिया के सब से अमीर लोगों में से एक के शरीर में जागा था। मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम अस्पताल में थे, शालिनी ने नर्म आवाज में कहा। पहली बार आरव ने उसके चेहरे पर सच्ची चिंता देखी। खैर, वह बात तो गई। मुझे उम्मीद थी कि वह कम से कम मुझे बता सकती थी कि वहां क्या हुआ था, लेकिन लगता है ऐसा नहीं है। बात यह है, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तुम्हें उन पैसों के बारे में पता है। मेरे दादाजी ने मुझे हाल ही में इसके बारे में बताया था, लेकिन ये सब बिना छुआ हुआ था और मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि क्यों। धिक्कार है, शालिनी ने अपना पैर जमीन पर पटकते हुए कहा। यह सब इतना बेवकूफी भरा है। जब तुम यहाँ ट्रांसफर हुए, मैं हैरान थी। हम उस समय अभी भी मंगेतर थे, लेकिन हम केवल कुछ बार ही मिले थे। तो मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारे दादाजी के पास जाऊंगी। मेरा परिवार, भले ही हम मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, फिर भी उनके साथ कुछ संपर्क थे। जैसे ही मैंने इसका जिक्र किया, तुम घबरा गए। तुम पूरी तरह सतर्क हो गए, और तभी तुमने मुझे आखिरकार सच बताया, सब कुछ तुम्हारे परिवार में चल रही उस प्रतियोगिता के बारे में। आरव इंतजार कर रहा था, आखिरकार उसे समझ आएगा कि वास्तव में क्या हो रहा था। उसने उन पैसों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? वह इस स्कूल में क्यों फंसा हुआ था? तुम्हारे सटीक शब्द थे, उनके पास जितना पैसा है, तुम हे क्या लगता है कि उसे हटाने में उन्हें वाकई में कितना खर्च आएगा? स्कॉर्पियन गैंग और उसके आसपास के लोग वही रोशनी थे जो उसने अपने लिए बनाई थी। शायद असली आरव के लिए यह अनन्या जोशी लड़की उसकी रोशनी थी। और इससे भी ज्यादा, आरव शालिनी के सवाल का जवाब उससे कहीं बेहतर जानता था जितना वह खुद जानती थी। शर्मा परिवार जैसे धन के साथ किसी को हटाना कितना आसान है? जवाब, बहुत आसान। स्कॉर्पियन गैंग ने कभी हिट जॉब्स नहीं लिए। बेशक वे डराने धमकाने, हड्डियां तोड़ने या जरूरत पड़ने पर जो करना होता था वह करते थे। लेकिन हत्याएं, किसी को सिर्फ इसलिए मार देना क्योंकि कोई क्लाइंट कहे, यह एक गंदा धंधा था जो बहुत ज्यादा ध्यान खींचता था। फिर भी आरव को उन खास समूहों के बारे में पता था जो बिना सोचे समझे ऐसे काम ले लेते थे। और शर्मा परिवार जैसे धन के साथ किसी को हटाना तो ऐसा खर्च था जो नोटिस भी नहीं होता। तुमने मुझे जो बताया, शालिनी ने जारी रखा, उन लोगों ने तुम्हें इस स्कूल में आने के लिए मजबूर किया था। जाहिर तौर पर तुम अनन्या को किसी ऑनलाइन गेम से जानते थे जिसमें तुम दोनों खेला करते थे। उन्हें पता चला, और वे चाहते थे कि तुम खुद देखो कि यह स्कूल कितना गंदा है। ये देखो कि अगर तुमने कभी उन पैसों का इस्तेमाल किया तो उसके साथ क्या हो सकता है। तुम्हें इस धमकी की वजह से यह जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया था। ये कौन था? आरव ने पूछा। किसने मुझे पैसे इस्तेमाल न करने को कहा? यह साफ है कि यह उनमें से एक था, मेरे परिवार का कोई सदस्य। वे ही हैं जो जानते हैं कि मेरे पास उन फंड्स तक पहुंच है, और वे ही हैं जो नहीं चाहते कि मैं उनका इस्तेमाल करूं, क्योंकि उन पैसों का इस्तेमाल मुझे इस बेतुकी दौर से बाहर कर देगा। तो उनमें से कौन था? लेकिन आरव के दिमाग में अभी भी और सवाल घूम रहे थे। उन्होंने उसे खतरा क्यों समझा? शायद यह व्यक्तिगत भी नहीं था, शायद कोई बस अपनी संभावनाएं बढ़ाना चाहता था। ऐसी प्रतियोगिता में सिर्फ एक व्यक्ति को हटाने से संतुलन बदल सकता था, और यह ऐसा करने का सबसे तेज तरीका था। मुझे नहीं पता, शालिनी ने जवाब दिया, उसका सिर झुका हुआ था। तुमने मुझे कभी नहीं बताया, चाहे मैंने कितनी ही बार पूछा। लेकिन ये साफ है, ये तुम्हारे परिवार का कोई और है। मैंने जिस तरह पैसे इस्तेमाल किए, मुझे शक है कि परिवार को भी पता है कि मैंने उन्हें छुआ है, जो अच्छा है। लेकिन ये पक्का करना कि मेरे अपने परिवार का कोई मेरी जान के पीछे है, यह कोई सुखद विचार नहीं है। तो जवाब आसान है, ना। इस स्कूल में खतरा दीपक सोलंकी है, तो मैं उसे हटा देता हूं। अगर वह चला गया तो समस्या चली गई,
और जब तक मैं यह अपने हाथों से करता हूं, ये ज्यादा ध्यान नहीं खींचेगा। शालिनी की पकड़ और सख्त हो गई जब उसने आरव का जवाब सुना। उसने देखा था कि वह कैसे लड़ा, लेकिन दीपक और उसके गुंडों का गिरोह किसी एक व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा था। और अभी भी एक और बड़ा खतरा था। आरव ने उसकी ओर वापस मुड़ा, उसका हाथ दरवाजे के हैंडल पर था। उसने धीरे से दरवाजा खोला, बस इतना रुककर कि कंधे के ऊपर से उसकी ओर देख सके। वह मैं नहीं था जिसे उसकी परवाह थी। प्रिंसिपल के ऑफिस में एक निजी बैठक चल रही थी। प्रिंसिपल की कुर्सी पर आराम से बैठा, पैर डेस्क पर रखे हुए। कोई और नहीं बल्कि दीपक सोलंकी था। क्या तुम बेवकूफ हो, बूढ़े? दीपक ने चिढ़कर तेज आवाज में कहा। तुमने ये सब दबाने का फैसला किया अपनी नौकरी के लिए। ऐसा दिखावा किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या तुम्हें भी समझ है कि तुम किस स्थिति में हो? दीपक ने तीखे और मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा। यह सिर्फ मेरे द्वारा लाए गए पैसों की बात नहीं है, या तुम्हारी नौकरी की। प्रिंसिपल, तुम अब एक कट्टर अपराधी हो। तुम बस एक छात्र से रिश्वत लेकर यहां होने वाली हर चीज पर आंखें मूंद नहीं सकते। अगर किसी को पता चला कि तुमने क्या किया, तो तुम सिर्फ नौकरी से निकाले नहीं जाओगे, तुम जेल जाओगे। और मुझ पर भरोसा करो, मुझे यकीन है कि मैं तुम पर और भी बहुत कुछ खोद सकता हूं। बिना किसी हिचकिचाहट के दीपक ने अपनी सिगरेट का सिरा प्रिंसिपल की चमकदार डेस्क पर दबा दिया, जिससे एक काला जलने का निशान रह गया। वह मुस्कुराते हुए पीछे झुका। पता चला, सबसे अच्छा कदम है कि उसे इस स्कूल में रखा जाए। इस तरह हम उस पर नजर रख सकते हैं, उसे नियंत्रित कर सकते हैं। अरे देखो तो, हमारा क्लाइंट फोन कर रहा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। फोन का जवाब देते हुए जो छात्र अस्पताल में भर्ती हुए थे, वे उस दिन वापस नहीं लौटे, जिससे आरव की कक्षा में साफ तौर पर खालीपन दिख रहा था। कुछ छात्र चुपके से सोच रहे थे कि उसे स्कूल में रहने की इजाजत कैसे दी गई, लेकिन ज्यादातर ने खुद को यकीन दिला लिया था कि यह आरव की गलती नहीं थी। निश्चित रूप से शिक्षकों ने भी ऐसा ही सोचा होगा, वरना वह यहाँ क्यों होता। फिर भी उसके द्वारा किए गए कार्यों को देखने के बाद सभी के नसें तनाव में थीं। हर बार जब आरव अपनी सीट पर हिलता, खड़ा होता या सिर घुमाता, बाकी लोग सहज रूप से सिहर उठते या पीछे हट जाते। आरव ने यह भी नोटिस किया कि जब वह अन्य छात्रों के डेस्क के पास से गुजरता, तो वे अपनी पेंसिलों पर अजीब तरह से कब्जा जमाने लगते, या तो उन्हें अपने केस में वापस डाल देते या आरव से पूरी तरह दूर धकेल देते। यह अच्छा है, आरव ने सोचा, अपना सिर डेस्क पर टिकाकर और आंखें बंद करते हुए। अब मुझे स्कूल पर ध्यान देने या किसी भी चीज से निपटने की जरूरत नहीं है। मैं बस आराम कर सकता हूँ। सबके लिए साफ था कि आरव पूरी तरह से अलग थलग था, कक्षा के कोने में सो रहा था, किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दे रहा था। कुछ छात्र तो मनीष कुलकर्णी को हाथ के इशारों से इसकी ओर इशारा कर रहे थे, बोलने से डरते हुए कि कहीं वे गलती से आरव को जगा न दें। फिर भी मनीष कुलकर्णी ने उसे अकेला छोड़ने का फैसला किया, ऐसा व्यवहार करते हुए जैसे आरव वहां था ही नहीं। आखिरकार दिन के अंत की घंटी बजी और आरव घर जाने के लिए आजाद था। उसने पीछे मुड़कर स्कूल की इमारत की ओर देखा। मुझे लगता है कि कल से चीजें बदलने वाली हैं। अब जब मैंने अपनी चाल चल दी है, तो यहाँ कुछ हलचल मचने वाली है। मुझे जितना समय मिले उतना तैयार होना होगा। आरव के लिए इसका मतलब था एक बार फिर जिम जाना, अपनी तेजी बनाए रखना, अपनी धार बनाए रखना, और यह पता लगाना कि वह कौन सी चालें चला सकता है बिना अपने परिवार के उस सदस्य को सतर्क किए जो उसे देख रहा था, या पूरे स्कूल को अपने खिलाफ किए। आरव का अनुमान सही था। जैसे ही रात हुई और शहर की रोशनी ने कब्जा जमाया, पृष्ठभूमि में पहले से ही हलचल शुरू हो चुकी थी। शहर के बीच में जीवंत सड़कों पर, जो ऊर्जा से भरी थी, बार, रेस्तरां, पूल हॉल, कराओके लाउंज और युवाओं के लिए मनोरंजन के हर तरह के स्थान जीवन से भरे हुए थे। इस इलाके में ज्यादातर लोग विश्वविद्यालय के छात्र थे, इसलिए दीपक सोलंकी और उसके दो साथी, जय व्यास और सिद्धांत रॉय, पूरी तरह से घुल मिल गए। यह एक आर्ट क्लब था जिसे रात में मिस करना असंभव था। इसके सामने की दीवार से एक विशाल रूबिक्स क्यूब निकला हुआ था। इस इलाके के सबसे लोकप्रिय क्लबों में से एक के रूप में मशहूर, ये बड़ी भीड़ को आकर्षित करने के लिए जाना जाता था। यहाँ तक कि अब रात 10 बजे, सप्ताह के बीच में, शुक्रवार को भी नहीं, बाहर की कतार सड़क तक फैली हुई थी। यह अकेले ही उस स्थान की लोकप्रियता का प्रमाण था, लेकिन दीपक और उसके दोस्तों के लिए, वे सीधे मखमली रस्सी को पार करके प्रवेश द्वार की ओर बढ़े। यह क्या बकवास है? ये लोग अपने आप को क्या समझते हैं? ऐसे लाइन तोड़कर कतार में खड़े एक आदमी ने बड़बड़ाया।
तुरंत दीपक ने उस आदमी की ओर मुड़कर देखा और केवल एक मुस्कान दी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, दरवाजे पर खड़े 2 बाउंसरों ने स्वीकृति में सिर हिलाया, बिना एक शब्द बोले उसे अंदर जाने दिया। ये सुनिश्चित करो कि वह आदमी कभी अंदर न आए, कभी नहीं। बड़ी ही पक ने इतनी जोर से कहा कि आसपास के सभी लोग सुन सकें। उसे अपनी औकात में रहना सीखना चाहिए। तुमने ऐसा क्यों कहा? हम तो पहले से ही लाइन के सामने थे, एक लड़की ने शिकायत की। बेशक अगर वे सीधे सामने जा रहे हैं तो बाउंसर उन्हें तब तक नहीं रोकेंगे जब तक कोई असली समस्या न हो। जैसे ही दीपक ने क्लब में प्रवेश किया, अंदर का माहौल मध्यम रोशनी वाला था और अभी भी ज्यादातर खाली था। लोग अभी अभी आने शुरू हुए थे। लाल रोशनी कमरे के कुछ हिस्सों पर स्कैन कर रही थी, जिससे अजीब सी परछाइयां बन रही थीं, लेकिन दीपक को ठीक ठीक पता था कि वह कहां जा रहा है। वे तीनों दूसरी मंजिल पर गए, जहां एक कांच का बूथ वाला निजी कमरा उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। अंदर घुसते ही उन्होंने कमरे में बिखरे हुए कई सूटधारी पुरुषों और महिलाओं को देखा। उनकी मौजूदगी से एक खास महत्व का माहौल बन रहा था। एक आदमी अकेला खड़ा था, उसकी पीठ बाकियों की ओर थी, क्योंकि वह कांच की खिड़की से नीचे क्लब को देख रहा था। कम रोशनी की वजह से उसके कपड़ों का रंग भी ठीक से नहीं दिख रहा था। दीपक ने बाकी 2 के साथ एक सीट ली और हमेशा की तरह इंतजार करने लगा। पहले अच्छी खबर से शुरू करते हैं, उस आदमी ने कहा, अभी भी पीछे नहीं मुड़ते हुए। मैंने सुना है कि तुम लोग प्रोडक्ट को कई नए इलाकों में फैला पाए हो। अब जब तुम अलग अलग क्षेत्रों में दबाव डाल रहे हो, क्या तुम्हें कोई समस्या आई है? यहाँ वहाँ सामान्य गड़बड़ थी, लेकिन हमने इसे जल्दी संभाल लिया, दीपक ने बेपरवाही से कहा। लेकिन मुझे लगता है कि तुमने हमें इस निजी मुलाकात के लिए सिर्फ इसके लिए नहीं बुलाया। नहीं, उस आदमी ने तुरंत जवाब दिया। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या मैं तुम लोगों को पर्याप्त पैसा नहीं दे रहा? तुरंत वह आदमी पीछे मुड़ा। तो फिर मैं ये क्यों सुन रहा हूं कि समस्याएं हैं? उसने चिल्लाकर कहा, अपने हाथ में पकड़ी बियर की बोतल को कमरे के पार उछालते हुए। वह बोतल दीपक के चेहरे के पास से गुजरी और उसके पीछे की दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गई। इतने करीब से गुजरने के बावजूद दीपक जरा भी नहीं हिला। वह शांत रहा, जबकि वह आदमी गुस्से से भड़क रहा था। उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। क्या तुम वाकई इसे समस्या मानते हो? दीपक ने ठंडेपन से जवाब दिया। वह उसी स्थिति में है जिसमें वह शुरू से था। वह कोई खतरा नहीं है, लेकिन तुम्हारे व्यवहार से देखकर लगता है कि तुम्हें उससे कम से कम थोड़ा डर तो है। बिना एक पल की देरी के उस आदमी ने अपना हाथ उठाया और तीनों की ओर सीधे इशारा किया। ठीक है, दीपक ने ठंडेपन से कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं कार्रवाई करूं तो मैं करूंगा। बस इतना सुनिश्चित करो कि तुम्हें अपने शब्दों पर पछतावा न हो। इतना कहकर वह मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया, पहले से ही कल के लिए खुद को तैयार करते हुए।